आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि 3 डायमेंशनल केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स कैसे निकालते हैं, और फोर्स पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और इसको समझा रहे हैं, समझना। आपको हम क्लास के बाद जो है जो बोर्ड वर्क है उसका पेज शेयर कर देंगे और साथ में ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। आज हम बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, शेयर करके एक बार देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, सो देखो, सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट in the case of in general 3 dimensional or 2 dimensional force, how to find force from potential energy. So our topic is relation between potential energy and force. याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमको इन दोनों में रिलेशन निकालना है। सो सपोज केस वन पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज गिवन। आपको एक पोटेंशियल एनर्जी किसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड दिया हुआ है और आपसे कहा गया है फाइंड फोर्स वेक्टर। तो आपको ये समझना है कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल यू बाय डेल एक्स। इसको बोलते हैं माइनस डेल यू या डो यू। कुछ लोग इसको डो यू बाय डो एक्स बोलता है, कुछ लोग इसको माइनस डेल यू बाय डेल एक्स बोलते हैं। इसका मतलब माइनस ऑफ द नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, ट्रीटिंग आपको क्या करना है, x के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लो, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो अगर इसमें कोई फंक्शन है x y और z का फंक्शन है, आपको क्या करना है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ x के साथ कीजिए। उस समय जब इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z ऑल, इसमें 3 वेरिएबल हैं, लेकिन जब इसको हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z, x के अलावा जो भी वेरिएबल है, x के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो इससे हमारा निकलेगा फोर्स का x कंपोनेंट। सिमिलरली फोर्स का y कंपोनेंट होगा नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और f का z कंपोनेंट होगा नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल जेड। इस तरह से आप ये पाएंगे कि जो आपका ये निकल गया, तो f की वैल्यू आएगी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक, ये आपका फोर्स वेक्टर आ जाएगा एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक, चाहे 1D फोर्स हो, चाहे 2D फोर्स हो, चाहे 3D फोर्स हो, चाहे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स हो या फंक्शन ऑफ वाई हो या फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों है, सब में ये निकलता है। अब तुमको यहाँ ये समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। हम कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन बना देंगे एक्स वाई जेड का और वो एक वैलिड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल तो एनी फंक्शन, जैसे हम तुमसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि u की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ठीक, तो अगर तुम डेल यू बाय डेल एक्स देखोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, बट y और z को कांस्टेंट मानते हुए। तो x का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई जेड क्यूब।
और तुम यहाँ डेल यू बाय डेल वाई निकालोगे तो आएगा एक्स को और जेड को कांस्टेंट मानना है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, जेड क्यूब कांस्टेंट बाहर, डी वाई बाई डी एक्स 1 होता है, ये हो जाएगा 1 इंटू जेड क्यूब। उसी तरह से अगर तुम डेल यू बाय डेल वाई डेल जेड निकालोगे तो तुमको एक्स और वाई को कांस्टेंट मानना है, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ जेड स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 2 जेड स्क्वायर। अब तुम यहां के बाद अगर तुम इसको ये करते हो, अगर तुम यहां के बाद अगर तुम इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हो तो फोर्स वेक्टर होगा, तुम जानते हो, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। सो फोर्स वेक्टर वुड बिकम इक्वल टू माइनस 2 एक्स वाई जेड क्यूब आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। अब तुमसे मैं पूछ सकता हूं इसके बाद, ये तुम्हारा निकल गया फंक्शन, तुमसे हम पूछ सकते हैं फाइंड फोर्स वेक्टर एट 1,1,1, तो क्या हो जाएगा बताओ, x1 zy1 z1, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहां तुमको कोई भी फंक्शन देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुमको यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे वो वैलिड फंक्शन है, वो एक वैलिड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लो हमने क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट किया, हमने कहा कि मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है x प्लस वाई इंटू सम कांस्टेंट के, तो यहां पे तुम देखोगे कि डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा के, डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको मानोगे कांस्टेंट, जब x के साथ डिफरेंस इसको मानोगे कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1। उसी तरह जब इसको दोबारा y के साथ करोगे तो क्या होगा, x को क्या मानोगे कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा k। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जो फोर्स वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई j cap, that would become equal to minus k I cap minus k j cap, and since it is independent of x and y, this is a constant force, this is a constant force, so this is a constant force। देखो ये x और y पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है। कोई डाउट, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। चलो अब इसका उल्टा, ये हमारा क्या केस था, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और फोर्स निकालना था। हमारा पहला केस था, उसमें क्या था समझो, हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और फोर्स निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी दिया है और फोर्स निकालना था। अब हम उल्टा ले रहे हैं, फोर्स दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट केस में कोई क्वेश्चन बनाना, हम कोई भी क्वेश्चन बना दिए, लेकिन सेकंड केस में वो सोचना पड़ेगा, क्यों सोचना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में एक फर्क है। देखो अब मेरा सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है जी, केस 2। केस 2 ये है कि अगर हमको फोर्स दिया हो एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो कैसे निकालेंगे। तो
यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन क्रिएट करूंगा मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैं जब फोर्स बनाऊंगा कोई क्वेश्चन, जैसे मैं तुझे पूछ दूं, मान लो फोर्स ऐसा है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड जे कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर के कैप, और पूछ दूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, और मैं एक रैंडम क्वेश्चन जब क्रिएट कर रहा हूं तो हो सकता है वो फोर्स कंजर्वेटिव ही ना हो, उसके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का तुम कोई भी फंक्शन बना दो, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट करने से फोर्स दे देता है, लेकिन फोर्स का कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है। समझो, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड, एनी टाइप ऑफ फंक्शन एट रैंडम बना दो, वो एक फोर्स देगा, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स देगा, वो एक फोर्स देगा, और ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन फोर्स कोई भी एक्स वाई जेड तुमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं देगा, इसमें कुछ ही देगा जो कंजर्वेटिव होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वही पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। इसीलिए अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना है हमको सोचना पड़ता है। और वो क्या सोचना पड़ता है, पहले सोच समझो, पहले सोच समझो। अब कुछ चीजें हैं जैसे डेल्टा, जैसे होता है डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर होता है, कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, ये सब हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, फोर्स दिया है और हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, इफ फोर्स इज इक्वल टू, if force is equal to 2xy I cap plus x square j cap, find potential energy। समझ रहे हो? हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ f इज इक्वल टू 2xy I cap प्लस x स्क्वायर j cap, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखते हैं। du होता है माइनस एफ डॉट डी आर, जहां dr होता है dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap, dx I cap प्लस dy j cap। 3 डायमेंशन में इन जनरल ये होता है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो du का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy I cap प्लस x स्क्वायर j cap डॉट dx I cap प्लस dy j cap plus dz k cap, and that would become equal to minus of 2xy dx plus x square dy। यही होगा ना? ठीक है, क्योंकि x1 x2 प्लस y1 y2 जो भी होता है x कंपोनेंट का x कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में यही होता है। अब समझो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। तो जरूरी है अगर ये अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, देखो इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ x y एंड z। अगर हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ x y एंड z तो ये बन जाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ x स्क्वायर y? क्या हम इस पूरे चीज को लिख सकते हैं d ऑफ x स्क्वायर y? जरा सोचो,
क्यों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर वाई को किसके साथ, किसी टाइम के साथ टी के साथ मान लो, तो कितना आएगा? ये आएगा 2x। सर 1 आएगा ना आंसर? तो क्या चीज? सिर्फ 1 आएगा ना? 1? किसका 1 आएगा? सर इस डिफरेंशिएशन का। नहीं, क्यों आएगा 1? मतलब ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के साथ, यही ना? हाँ सर। तो पहले एक्स स्क्वायर को रखो, dy बाई dt कर दो, यही ना? हाँ सर। प्लस y को रखो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स बाई dt होगा ना? यस सर। dt 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 कट गया। तो ये बताओ 2xy dx, 2xy dx, ये देखो 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, इसको होल को क्या ले सकते हो? d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। यस सर। यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई को इफ आई रिप्लेस, इफ वी पुट एक्स स्क्वायर वाई एज w, if I put some combination of x and y at w, एक न्यू वेरिएबल, तो क्या मैं इस पूरे डिफरेंशियल को एक वेरिएबल के टर्म में लिख सकता हूं ना? समझ रहे हो? अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई को एक नया वेरिएबल नाम दे दूं w, ओमेगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई को एक नया वेरिएबल नाम दे दूं ओमेगा, एक न्यू वेरिएबल, दैट वेरिएबल ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई को मैं एक नया फंक्शन दे दूं नाम, तो क्या ये उस फंक्शन का डिफरेंशियल है ना? यस सर। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है। अगर तुम एक नए, अगर तुम एक्स वाई और जेड के किसी कॉम्बिनेशन को एक नया वेरिएबल मान लो, चाहे वो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन और ऐड किया हो, अगर तुम किसी एक कॉम्बिनेशन को w मानने से तुम्हारा पूरा वेरिएबल, पूरा इक्वेशन w के टर्म में लिखा जा रहा है, अब तुम इसको इंटीग्रेट करो, क्या लिखोगे बताओ? u इनिशियल टू u फाइनल, क्या लिखोगे? w इनिशियल टू w फाइनल, यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज माइनस ऑफ w की फाइनल वैल्यू माइनस w की इनिशियल वैल्यू। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल हो जाएगा माइनस w फाइनल, मतलब कितना हो गया बताओ? एक्स स्क्वायर वाई का फाइनल वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई का इनिशियल वैल्यू। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब समझो, तुम कैसे पता करोगे, तुम कैसे पता करोगे कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा इस तरह से कैसे बनेगा? तुम हर समय तो नहीं निकाल सकते हो। चलो मैं एक दूसरा इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, इसको हम फिर से आएंगे तो तुमको जो मैं मेथड बताने वाला हूं। तो जब हम इस टाइप की चीजों को लिख सकते, जब हम किसी समथिंग इंटू डी एक्स प्लस समथिंग इंटू डी वाई प्लस समथिंग इंटू डी जेड, जब समथिंग इंटू डी एक्स प्लस समथिंग इंटू डी वाई प्लस समथिंग इंटू डी जेड, इसको हम डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हमेशा नहीं लिखाता है, कुछ खास केसेस में ही लिखाएगा। जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर ना होता, यहाँ एक्स होता, तो क्या होता? तो क्या लिख पाते तुम इसको यहाँ कोई भी फंक्शन के फॉर्म में? नो सर। तब ये नॉन कंजर्वेटिव होता। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो कंजर्वेटिव है, तभी तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। कंजर्वेटिव है तब ये कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं लिख सकते हो तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड नहीं होता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक, अभी मैं इसको
एक्सप्लेन कर रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, तो अब मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के यूनिवर्सल नेचर पे आ रहा हूं। अभी तो मैं स्पेसिफिक नेचर पे था, ये कंजर्वेटिव होना, अब मैं एक जनरल कंजर्वेटिव के उस पे आ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो मुझे फोर्स दिया हुआ है इस तरह से, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? पहले तो ये कंजर्वेटिव होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा डिफाइन। तो हम लिखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू, या डी यू इक्वल टू, सॉरी, या डी डब्ल्यू ले लो। डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है ना। ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, हो जाएगा, होगा। क्या ये किसी फ्रैक्शन में लिखाएगा? क्या हम इसको डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं? क्या हम इसको डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं? क्या इन दोनों को मिला के हम डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं, सो बताओ। लिख सकते हैं? हाँ सर, लग तो रहा है। एक्स वाई, समझ रहे हो? सर हाँ सर, तो मतलब एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि इसको सर लिख सकते हैं कि नहीं? बता रहा हूँ मैं। अभी तो पहले ये समझो कि तकलीफ क्या है, फिर उसका मलहम भी बताऊंगा। लिख सकते हैं ना इसको, सही है ना? यस सर। इसका मतलब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो नेट वर्क डन होगा एक्स वाई का फाइनल वैल्यू माइनस एक्स वाई का इनिशियल वैल्यू, होगा ना? यस सर। तो ये बताओ, ये y है, ये x है। मैं 0 0 से 1 1 तक गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया। एक्स वाई का इनिशियल वैल्यू तीनों में सेम है, 0। एक्स वाई का इनिशियल वैल्यू तीनों पाथ में सेम है, यस सर, सेम है। और एक्स वाई का फाइनल वैल्यू तीनों में सेम है, यस सर, सेम है। तो वर्क डन तीनों में होगा सेम। हाँ यस सर। सर, सेम होगा। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी तुम पोटेंशियल एनर्जी उसका निकाल सकते हो। इसीलिए मेरे साथ एज ए पेपर सेटर एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकलवाना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकलवाना चाहता हूं तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो वैलिड भी है या नहीं, क्योंकि मैं कोई भी फंक्शन नहीं बना सकता हूं। क्योंकि अगर मेरा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हुआ, मैंने ऐसा एक फंक्शन बनाया जो नॉन कंजर्वेटिव है, और मैं तुझसे पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं गलत पूछ रहा हूं ना। यस सर। अब देखो, उसी तरह से मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से है, मैं इसको नाम दे रहा हूं क्वेश्चन 1 2 3, बाद में मैं इन सबको इसको मैं नाम दे रहा हूं। अभी तक मैंने 3D फोर्स नहीं लिया, मैं 3D भी ले लूंगा। ये 1, ये 2 और ये 3। तो पहले दोनों फोर्स कंजर्वेटिव के वो पार्शियल एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे थे। मैं एक तीसरा फोर्स ले रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं F इज इक्वल टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। क्या मैं इसको किसी फॉर्म में लिख सकता हूं, डी ऑफ समथिंग?
ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है जिसको मैं लिख सकूं। समझ रहे हो? यस ये सर। नहीं लिखा पा रहे। मैं तुमको ये नहीं बोला तुम इसको लिखना, तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। चूंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए यहाँ दो तीन चीजें समझ लो। एक तो पोटेंशियल एनर्जी इररिलेवेंट है। अगर मैं पूछ रहा हूं ये फंक्शन देके पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो मैं एक इनवैलिड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दूसरी बात, मैं अगर इसमें तुमसे वर्क डन पूछना चाहता हूं, इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इसका वर्क डन क्या होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा। भले स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, बट वर्क डन पाथ डिपेंडेंट। यानी कि अगर इस केस में आप 0 0 से 1 1 तक जा रहे हैं, ओरिजिन से 1 1 तक जा रहे हैं, इस रास्ते में वर्क डन अलग आएगा, और इस रास्ते में वर्क डन अलग आएगा, और इस रास्ते में वर्क डन अलग आएगा। वर्क डन इन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 2 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 3। यहाँ क्या था? वर्क डन तीनों में इक्वल था। तो इस केस में अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मुझे तुमको पाथ बताना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए। मैं अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा मैं किस पाथ पे वर्क डन पूछ रहा हूं, तभी तुम निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। बट यहाँ पर मैं तुझे किसी पाथ में पूछूं, तुम पाथ को बदल भी सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्सेस में तुम पाथ को बदल के भी वर्क डन निकाल सकते हो, बट नॉन कंजर्वेटिव में तुमको जो पाथ दिया जाएगा उसी पाथ पे तुम वर्क डन निकालोगे। तो पाथ चेंज करते ही वर्क डन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। अब देखो, अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है, वन ऑफ द प्रोसेस मैं बता रहा हूं। वैसे तो 3 4 प्रोसेस है, बाकी मैथ में घुसना नहीं चाहता है, ठीक है। प्रोसेस ये है, अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन दिया हो, हाउ टू चेक वेदर फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, हाउ टू चेक whether given force is conservative or not, how to check if a given force is conservative or not। तुमको एक फोर्स दिया होगा इस तरह से, F is equal to Fx। Fx is a function of xyz, I cap Fy, this is also a function of xyz, j cap plus Fz function of xyz k cap। तुमको ये फंक्शन दिया होगा, तुमको क्या करना है? एक डिटरमिनेंट बनाना है। यहां लिखो आई कैप, यहां लिखो जे कैप, यहां लिखो के कैप, यहां लिखो डो बाय डो एक्स, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यहां लिखो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तुम जानते हो ये हो जाएगा आई कैप। तुम इसको डॉट प्रोडक्ट में देखे थे, क्रॉस में देखे थे, तुम इसको ढक दोगे। जब आई कैप को अबाउट करोगे तो क्या करोगे तुम? जब आई कैप के अबाउट करोगे तो तुम क्या करोगे? तुम इसको और इसको ढक दोगे, तो बचा ये। तो ये क्रॉस होगा और ये क्रॉस होगा, कितना आएगा बताओ? ये आएगा आई कैप इंटू डेल एफ जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाय डेल जेड। देखो, इसको पार्शियल डिफरेंस क्रॉस होता है ना, पहले ये डेल एफ जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाय डेल जेड। उसके बाद क्या करोगे तुम? उसके बाद क्या करो तुम? इसको यहां लोगे जे कैप, तो प्लस माइनस चलता है, यहाँ प्लस था जे कैप आई कैप, यहाँ होगा माइनस जे कैप। अब जब तुम इसको माइनस जे कैप के अबाउट जब तुम इसको ये करोगे तो क्या करोगे? देखो, जब तुम इसको माइनस जे कैप के अबाउट करोगे तो क्या करोगे? सो देखो, जब तुम इसको माइनस जे कैप के अबाउट करोगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा ये होगा। क्या होगा? तुम इसको ढक दोगे, वर्टिकल कॉलम जो जे से पास करता हुआ ये और ये कॉलम, उसको भर दोगे, तो दिखेगा ये 4, 1 2 3 4। तो क्या लिख दोगे? इसको माइनस इसको, तो क्या लिखोगे? डेल ऑफ एफ जेड बाय डेल एक्स, डेल ऑफ एफ जेड बाय डेल एक्स माइनस
डेल ऑफ एफ एक्स बाय डेल जेड प्लस के कैप में जाओगे, फिर तुम प्लस के कैप में जाओगे। अब क्या करोगे, क्योंकि माइनस प्लस अल्टरनेट होता है। पहले तुमने क्या लिया, प्लस आई कैप माइनस जे कैप, अब आओगे प्लस के कैप पे। जब तुम प्लस के कैप पे जाओगे तो क्या करोगे तुम, तब तुम क्या करोगे कि तुम इसको ढक दोगे। किसको ढक दोगे, के कैप के पास जो कॉलम और ये रो जिसको ढक दोगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा देखो, डेल एफ वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाय डेल वाई। अगर ये जीरो आ गया, जीरो मतलब क्या होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीनों जीरो, एक भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये कंजर्वेटिव होता है। और अगर एक भी नॉन जीरो हो गया इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में, तो ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक, तो ये हमारा लिटमस टेस्ट होगा, ये हमारा लिटमस टेस्ट होगा। हमको जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो हम लिटमस टेस्ट में यही लगाएंगे। हम पहले चेक कर लेंगे कि गिवन फोर्स जो है या गिवन वो जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम, बिफोर आई कम टू आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है। ये सबसे आसान तरीका होता है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव प्रूव करने का, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये हम तुमको बताएंगे जब कोर्स थोड़ा सा बढ़ जाए उसके बाद, अभी तुम इसको अप्लाई करना सीख लो। मान लो हमको फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है चलो, एक काम करते हैं, हमने पहली पोटेंशियल क्वेश्चन कौन सा लिया था, ये लिया था। देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फंक्शन ले लिया था, कौन सा लिया था, ये फंक्शन। देखो समझ रहे हो, हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया था, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब लिया था ना। यस सर। तो हमारा फोर्स आया था, ये आया था ना। यस सर। हम अब इस फोर्स को प्रूव कर रहे हैं ये कंजर्वेटिव है। अब सोचो, मान लो तुमको उल्टा देते, अगर तुमको ये फोर्स दे देते और तुमको हम ये फोर्स दे देते, इमेजिन करो, और तब पूछते कि ये बताओ इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन, तो कितना दिक्कत होता। यहाँ आता dx, फर्स्ट वाले के साथ आता dx, सेकंड वाले के साथ dy, थर्ड वाले के साथ dz, यही ना। यस सर। लेकिन हम यहाँ इसको, इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, समझो। हम, एक मिनट रुक जाओ, हम इसी को रिवर्स कर देते हैं। और चेक करते हैं, क्योंकि देखो ये किसी चीज के डिफरेंशिएशन से, किसी एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया है, समझ रहे हो ना। किसी एक फंक्शन को डेल वाई बाय डेल एक्स, हमने एक फंक्शन लिया था पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट किए, एक बार डेल वाई बाय डेल एक्स, एक बार सिर्फ एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ, एक बार जेड के साथ। जब सिर्फ एक्स के साथ किए तो एक्स कंपोनेंट आया, उसी फंक्शन को सिर्फ वाई के साथ किए तो वाई कंपोनेंट आया, उसी फंक्शन को जब जेड के साथ किए तो जेड कंपोनेंट आया। बट इसका उल्टा चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका उल्टा चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम उसको देख लेते हैं वही चीज आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं पहले ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। हमको ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हालांकि तुमको इतना डीप में कभी नहीं पूछेगा, बट जानने में क्या दिक्कत है। हम क्या कर रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। माइनस साइन को तो बाहर कर दो, सब में है। एफ एक्स कितना है, 2xy जेड क्यूब है ना। y में क्या है,
एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। इसमें सर क्या है? हाँ सर मतलब अगर अपन को सर एक रैंडम फोर्स दी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, हाँ तो सर मतलब अपन को सबसे पहले चेक करना होगा कि वो फोर्स मतलब कंजर्वेटिव है कि नॉन नहीं कंजर्वेटिव। नहीं नहीं नहीं, तुमसे अगर पूछा गया है, फोर्स दिया है, पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, तो तुम मान के चलोगे कि वो कंजर्वेटिव है। अगर ये पूछा गया है whether this force is conservative or not first, if conservative then find its potential energy, तब तुम चेक करोगे। नहीं तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है क्वेश्चन में, यानी वो मान के चल रहा है, वो बना के दिया है कि वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। यस सर यस सर। या अगर किसी क्वेश्चन में एक फोर्स दे दिया और पूछा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, बट उसमें अगर नन ऑफ दीज है तब तो चेक करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे चेक। यस सर। अब देखो, पहले आई कैप वाले को ले लो। ये बताओ, इसको इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? आई कैप ले लो, इसको ढक दो, इसको ढक दो और इसको ढक दो। सर इसका इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x स्क्वायर z स्क्वायर। स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंस पार्शियल जेड के साथ 3x स्क्वायर z स्क्वायर 3 x स्क्वायर z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर। ये तो जीरो नहीं आया, ये तो जीरो नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? हमने कुछ गलत किया था क्या उसमें? हो ही नहीं सकता है कि ना आए, हो ही नहीं सकता है कि ना आए। एक मिनट रुक जाओ, 2x ठीक है, हाँ कर दिया ना गलती, यहाँ 3 होगा ना, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 होगा ना। यस सर यस सर। हो ही नहीं सकता है, नॉन नॉन कंसेक्यूटिव हो जाएगा। जबकि हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर निकाला, इसको इंटीग्रेट करके कोई इनका फंक्शन आएगा। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर निकाला था, इंटीग्रेट करके वही फंक्शन आएगा। रिवर्स भी सही होता है, ये 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 आएगा ना। हाँ हो गया जीरो, माइनस जे कैप। अब देखो, इसको इसको ढक दो, किसको किसको। अब क्या करो, तो तुम इसको मेंटली कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद तुम इसको मेंटली कर। जब तुम इसको जे कैप कर तुम ढक दोगे तो इस तरह से आएगा, देखो। और तुम इस जे कैप को ढक दोगे तो ऐसे ये बंद हो गया, ऐसे ये बंद हो गया। तो जब इसको इसके साथ करोगे तो आएगा 6x y जेड स्क्वायर, और जब इसको इसके साथ करोगे सर तो भैया आएगा 6x y जेड स्क्वायर, होगा ना। हाँ सर। प्लस के कैप में आओ, तो के कैप में आओगे तो क्या करोगे, देखो एक के कैप है तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको इसको हटा दो, तो इसको करोगे तो कितना आएगा, x को इसके साथ करोगे तो 2x जेड क्यूब माइनस इसको करोगे y के साथ आएगा 2x जेड क्यूब। आ गया ना, इसको करोगे y के साथ। सर हाँ सर अगर इसका इंडिविजुअली जीरो नहीं आ रहा हो लेकिन पूरे का जीरो आ रहा हो तो क्या करेंगे? नहीं आएगा ना। देखो, जब भी कोई वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जीरो होने का मतलब है ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, हाँ सर। क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ सर। तो तीनों जीरो आएगा। एक भी नॉन जीरो हो गया तो नॉन कंजर्वेटिव है, तो यानी ये कंजर्वेटिव है, तुम चेक कर लिए। अब समझो मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूं। मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, चेक, इनमें से चेक करो कि कौन सा फंक्शन कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक, मैं तुम्हें इस तरह से पूछ सकता हूं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है। और मैं क्वेश्चन अगर तुमसे क्रिएट करना चाहता हूं कभी भी, तो मैं क्रिएट कैसे करूंगा, हाउ आई क्रिएट ए क्वेश्चन, हाउ आई क्रिएट ए क्वेश्चन।
मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं अपने मन से, क्या ले रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन जेड, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन जेड। तो ये बताओ कि डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा, या माइनस डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा, एफ एक्स। एक काम करो, पहले हम एफ का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट है, कोई भी फंक्शन मान लो वैलिड है। फोर्स में हर फंक्शन वैलिड नहीं है, बट पोटेंशियल रेंज में कोई फंक्शन वैलिड है। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा बताओ। 2x y cube sin z। 2x वाई क्यूब साइन जेड, वेरी गुड। एफ वाई कितना आएगा, 3x square y square sin z। 3, x square y square sin z। बिल्कुल, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन जेड, और एफ जेड होगा माइनस डेल यू बाय डेल जेड, कितना होगा, x square y cube cos z। यानी कि तुम्हारा फोर्स आ गया 2x वाई क्यूब साइन जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन जेड जे कैप प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब कॉस जेड के कैप। एंड दिस ये कंजर्वेटिव फोर्स। अगर तुमसे हम ये उल्टा करते, हम तुमको ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स। पहला, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू 2x वाई क्यूब साइन जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन जेड जे कैप प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब cos z k cap. Question number 1, is this force conservative? Is this force conservative? If yes, find its potential energy at x, y, z, treating potential energy, taking potential energy at 0, 0, 0 at origin to be equal to 0. समझ गए क्वेश्चन क्या है? मैं उल्टा पूछ रहा हूं, मैं तुमसे उल्टा पूछ रहा हूं, तुमको ये पता ही नहीं है, ब्लू वाला तुमको पता ही नहीं, ब्लैक वाला तुमको पता है, मैंने एक फोर्स ऐसे दे दिया, पहले चेक करना है कि एक कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो तुम सबसे पहले तो चेक करोगे कंजर्वेटिव है या नहीं। मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं, मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। चलो उसको मैं देखूंगा, पहले ये करो, पहले इसको चेक करना कंजर्वेटिव हो तो तुम कर लोगे। आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड करोगे, 0 आएगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर। स्टेप 1 तुम ये करोगे, स्टेप 1, अब देखो स्टेप 1 तुम ये निकालोगे आई कैप जे कैप के कैप डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई डेल बाय डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, जो कि आएगा आई कैप
डेल एफ जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाय डेल जेड माइनस जे कैप डेल एफ जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाय डेल जेड प्लस के कैप ये और ये डेल एफ वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाय डेल वाई। तुम इसे करोगे ये जीरो आएगा, नॉन जीरो आता तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होता है, जीरो आएगा, ये हो गया कंजर्वेटिव। जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो याद रखना दो तीन चीजें समझ लो। जैसे फोर्स कंजर्वेटिव हुआ, पहली बात तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। दूसरी बात, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब तुमसे अगर क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं यहां से यहां इस रास्ते से गया, तुम चाहो तो रास्ता बदल सकते हो, तुम चाहो तो रास्ता बदल सकते हो। तुमको उस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो सबसे सुविधाजनक रास्ता लगता है उससे चले जाओ। तुम रास्ता बदल सकते हो क्योंकि तुम्हारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा याद रखना, तुम पोटेंशियल एनर्जी अब जो तुमको डिफाइन करना वो तुम कैसे करोगे। तुमको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तुम क्या करोगे, लिखोगे स्टेप 2 हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखोगे du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, करोगे ना। तो du हो जाएगा तुम्हारा, देखो du तुम्हारा हो जाएगा ये। जब तुम माइनस एफ डॉट डी आर करोगे तो ये देखो एफ तो तुम्हारे पास पहले से पता है तुमको, एफ तो तुमको पहले से पता है, और डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर साइन जेड dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन जेड dy प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब कॉस जेड dz, यही ना। अब तुम ये सोच में पढ़ सकते हो, तुम चाहो, तुम हमेशा ये जानते हो क्योंकि ये कंजर्वेटिव था, ये माइनस डी ऑफ समथिंग लिखा जाएगा। या तो तुम इसको निकाल लो, निकालोगे कैसे, बड़ा सिंपल है, इन दोनों को कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों को कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, हेलो। हाँ सर। अगर हम वाई स्क्वायर और जेड को, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लें और एक्स को इंटीग्रेट कर दें, सिर्फ एक्स को वेरिएबल माने, तो क्या आएगा ये पूरा फंक्शन। सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन जेड। यहां करोगे इसको इसको कांस्टेंट मान लो, सिर्फ वाई को इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन जेड। यहाँ वाई क्यूब होगा ना, गलत लिखे हैं क्या फिर से, हाँ यहाँ वाई क्यूब था ना, सॉरी यहाँ वाई क्यूब है, तीनों का वही आएगा। देखो यहाँ पर इन दोनों को छोड़ के सिर्फ x को इंटीग्रेट करो, यहाँ सिर्फ y को इंटीग्रेट करो, यहाँ सिर्फ z को इंटीग्रेट करो, तीनों में सेम चीज आएगा हाँ सर, वो सेम जो पहले था। जो पहले था। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तुमको मतलब वो जो चीज निकालना है ना कि क्या होगा, वो तुम्हारा आराम से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में जिस तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन में तुम एक को एक बार में डिफरेंशिएट करते हो, बाकी को कांस्टेंट रखते हो, तुम पार्शियल, यहां तुम पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हो। फिर भी तुम्हें अगर कोई तकलीफ है, तो फिर भी तुम्हें अगर लगता है कि नहीं सर ये कैसे होगा, तो इसका भी तुम्हारे पास तरीका है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि तुम पाथ बदल दो। कैसे पाथ बदल दो बता रहा हूं।
कैसे पाथ बदल तो बता रहा हूँ। तो यहां से तुम्हारा ये निकल जाएगा, तुम यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, यहाँ कहना है कि जब 0 0 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानो, और जब x y z है तो पोटेंशियल एनर्जी को u मानो। यही बोल रहा है ना ये क्या बोल रहा है, ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो। तो बताओ किसी पॉइंट x, y, z पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा u, और राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन जेड, होगा ना। क्योंकि इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन जेड, उसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है ना। समझ रहे हो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ऑफ दिस थिंग, डी ऑफ दिस थिंग का इंटीग्रेटर दिस थिंग हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 से एक्स वाई जेड, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, सॉरी एक्स वाई जेड माइनस 0, हाँ ठीक है माइनस होगा, ठीक। समझ रहे हो, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझो, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमको 2 क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। सही रहो ना, 2 फोर्स है, एक इधर एक इधर। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम 0 0 0 टू 0 0 2 डायमेंशनल फोर्स फ्रॉम origin to 1, 1 by या 1, 1 थ्रू पाथ दिया हुआ है। पहला पाथ है पाथ 1, जिस पाथ पे इसको ले जा रहे हैं वो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, और दूसरा पाथ दिया हुआ है पाथ 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, तो ये जो तुम्हारा फोर्स है, पहला फोर्स तुमसे पूछा गया है वर्क डन निकालना है। अगर हम इसको 0 0 से 1 1 ले जा रहे हैं, एक बार इस पाथ के थ्रू और एक बार इस पाथ के थ्रू, ये पाथ 1 ये पाथ 2, समझ रहे हो ना। और हम जिसको 0 से ओरिजिन से 1 1 इस पाथ के थ्रू ले जाए, या ओरिजिन से 1 1 इस पाथ के थ्रू ले जाए, दोनों केस में इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। समझ रहे हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहां भी है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम 0 0 टू 1 1 थ्रू पाथ 1,
सेम पॉइंट है, 0 0 से 1 1 ले जा रहे हैं, लेकिन पाथ अलग अलग। पाथ 1 है y इक्वल टू x पाथ पे, और सेकंड है पाथ 2 y इक्वल टू x स्क्वायर पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो अगर हम इसकी बात करें, मेरे पास दो तरीके हैं, पहला क्या है, यह काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सिंपलिसिटी के लिए, ताकि तुमको समझने में थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। ये है y i कैप प्लस x j कैप। ठीक, सबसे पहले हम ये समझते हैं इन दोनों में से क्या फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? पहले हम इसको देखते हैं, दोनों को चेक करते हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन ना? एक फोर्स दे दिया है x और y का फंक्शन i कैप j कैप में, उसके कारण वर्क डन पूछा है किसी दो पॉइंट के बीच में, दो पाथ दिए हुए हैं। पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये वर्क पाथ डिपेंडेंट है भी कि नहीं। अगर ये वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो दोनों पाथ में सेम वर्क आएगा ना। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो पाथ 1 और पाथ 2 में सेम वर्क आएगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो अलग अलग आएगा। सही है ना? यस सर। तो पहले हम चेक करते हैं कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम इसको, पहले वाला क्या है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, सो बताओ। कंजर्वेटिव। दो तरीके हैं। पहला, dw इज इक्वल टू f डॉट dr, ये जगह y dx प्लस x dy, d ऑफ x y, तो ये कंजर्वेटिव है। तो dw सिर्फ एक फंक्शन का, एक कोई नया फंक्शन x और y का कोई कॉम्बिनेशन, उसके टर्म में लिखा जा सकता है। एक नया फंक्शन जो w है, उसके टर्म में हम पूरे dw को लिख सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, ये कंजर्वेटिव है। इसको अगर ऐसे कर दें तो लिखेंगे कहां से कहां तक, 0 0 से लेकर के, यही ना, 1 1 तक, यही ना। तो वर्क डन कितना आएगा बताओ, 0 0 से 1 1, तो एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स वाई का फाइनल वैल्यू माइनस एक्स इंटू वाई का इनिशियल वैल्यू, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, यही ना, 1 इंटू 1, ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो वर्क डन होगा 1। ठीक है ना? चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, या तुम पाथ 3 से जाओ, और या तुम पाथ 4 से जाओ, मैटर नहीं करता है, सब में वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा, तुम अगर ये चाहते हो कि दूसरे तरीके इसको प्रूव करना, तो वो भी तुम्हारे पास है। तो हमें इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका भी, वो कौन सा है जी? वो वही जो है, क्योंकि हर केस में तुम इतनी आसानी से इसको वो कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे लिए उसके लिए तरीका क्या है कि तुम क्या करते हो, लिखते हो कि ठीक है, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, तुम इस तरह से डिटरमिनेंट बनाते हो ऐसे करके, और लिखते हो आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। फंक्शन क्या था भाई, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई एक्स जीरो, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब बताओ, अगर तुम इसको ढकते हो, अगर तुम आई कैप को ढकते हो तो देखो 0, तुम अगर आई कैप को ढक देते हो इस तरह से, तुम अगर इस आई कैप वाले टर्म को ढक देते हो, चेक करने का उतना जरूरत भी नहीं है, तुम अगर इसको और इसको ढक देते हो, तो बताओ, डेल 0 बाय डेल एक्स, डेल वाई 0, और डेल एक्स बाय डेल जेड 0। ठीक, उसके तुम क्या करते हो कि इसको ढक देते हो, किसको, इसको तुम ढक देते हो, डेल 0 बाय डेल एक्स 0, डेल वाई बाय डेल जेड 0। उसके तुम क्या करते हो कि अब तुम इसको ढक देते हो, देखो, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1, डेल वाई बाय डेल वाई 1, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1,
डेल वाई बाय डेल वाई 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, तो तीनों 0 आ रहा है, तो ये कंजर्वेटिव है। चूंकि ये 0 है देयरफॉर कंजर्वेटिव है। और एक बार जब कंजर्वेटिव हो गया तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक बार जब कंजर्वेटिव हो गया तो जो तुम्हारा डी डब्ल्यू था वो है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तुम जानते हो ये सम डी एक्स वाई निकल जाएगा। कभी कभी तुम नहीं सोच पाओगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहां तो बस दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? तुम एक काम करो, तुम रास्ता बदल दो। जब तुमको पता चल गया ये ऐसा होगा और तुम इस फंक्शन को, तुम इस चीज को एक्स और वाई के किसी कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो एक काम करो, तो बस एक और रास्ता है। क्या रास्ता है? तुमको कहां से कहां पूछा है वर्क डन? 0 0 से 1 1, यही ना? तुमको इसका वर्क डन निकालना है 0 0 से। तुम इसको डी एक्स वाई लिख पाते हो तो सही है, नहीं लिख पाते हो तो एक काम करो, तुम 0 0 से 1 1 इस तरह से जाओ। कैसे? तुम 0 0 से 1 1 इस तरह से जाओ। एक बार सिर्फ एक्स में जाओ, 0 0 से कहा जाओ? 1 0। और फिर सिर्फ यहां से यहां जाओ, कितना जाओ? 1 0 से 1 1। समझ रहे हो ना? तुम इस रास्ते से जाओ, पहले ओ से ए जाओ, फिर ए से बी जाओ, क्योंकि तुम रास्ता बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव है, तुम रास्ता बदल सकते हो ना। पहले प्योरली एक्स लो, फिर प्योरली वाई लो। तो ये बताओ, जब तुम इस डी डब्ल्यू को लिखोगे किस पाथ के लिए, तो डी डब्ल्यू को जब तुम इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई। या एक काम करो, तो तुम इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, x और y वेरिएबल। तो एक काम करो, जब तुम o से a जाते हो, जब तुम o से a जाते हो, तो बताओ o से a में क्या कांस्टेंट है और क्या वेरी कर रहा है? जब तुम o से a जाते हो, जब तुम o से a जाते हो, सर तो y तुम क्या देख कांस्टेंट रहे हो? x की वैल्यू 0 है, सॉरी y की वैल्यू हर जगह 0 है? यस यस सर। जब तुम O से A जा रहे हो, y कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है और dy भी हर जगह 0 है ना? तो y भी 0, dy भी 0, यहां वर्क डन आएगा 0, यहां y 0 और यहां dy 0। अब तुम जाओ कहां से कहां तक? अब तुम जाओ कहां से कहां तक? अब तुम जाओ A से लेकर B तक। कहां से? A से लेकर B तक। A से B में क्या हो रहा है सो बताओ? x की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है? 1 है ना? हाँ सर। यस सर। इसीलिए dx 0 है। तो तुम्हारा जो इंटीग्रल बनेगा उसमें dx आएगा 0, ये टर्म खत्म हो जाएगा, पहला टर्म खत्म हो जाएगा। और दूसरा टर्म जो होगा इसमें देखो dy, x की वैल्यू फिक्स है 1, x की वैल्यू फिक्स है, देखो यहां से यहां तक x की वैल्यू फिक्स है 1, है ना? और y का वैल्यू वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो कितना आ जाएगा? 1 into 1 आएगा। यस सर। तो इसमें काम बहुत आसान है, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव ही क्यों ना हो, बट नॉन कंजर्वेटिव को पाथ दिया होता है। नहीं तो जब भी तुम एक्स वाई में चलते हो, प्योर एक्स या प्योर वाई, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है कोई भी वर्क डन का। तो तुम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के बाद तुमको पता चल गया कंजर्वेटिव है, तुमको एक बार पता चल गया कंजर्वेटिव है, और अगर वो तुम्हारे पार्शियल इस एग्जैक्ट फ्रैक्शन में तुम नहीं लिख पा रहे हो डी ऑफ समथिंग, डी ऑफ सम कॉम्बिनेशन एक्स वाई, और तुम नहीं लिख पा रहे हो, तो उसका एक तरीका है, पहले 0 0 0 से 0 0 x जाओ, पहले 0 0 0 से 0 0 x जाओ। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने का एक और तरीका जो है वो ये है कि तुमको अगर 0 0 0 से तुमको डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव तुमको निकालना है, और तुमको तो क्या करो, तुमको कहां से कहां तक निकालना है? 0 0 0 से एक्स वाई जेड। तो तुम क्या करो, इसमें
पहले 0 0 0 से चले जाओ 0 0 या x 0 0, इस तरह से जाओ। कैसे करो मैं बता रहा हूं। ये x है, ये y है और ये z है। तुमको पहले 0 0 0 से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ और फिर यहां से यहां जाओ। इससे होगा क्या, तुम जब 0 0 0 से 1 0 0 तक जाओगे तो तुम्हारा इसमें क्या होगा, x y 0 होगा, z 0 होगा, सिर्फ x वेरी करेगा। समझ रहे हो? ठीक है ना? y 0 dy 0, z 0 dz 0, सिर्फ x वेरी करेगा। अब जब यहां से यहां जाओगे तो तुम्हारा x फिक्स्ड है, x फिक्स्ड है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो लेकिन फिक्स्ड है, और देयरफॉर dx 0 होगा। तुम्हारा y वेरी करेगा, कहां से, 0 से लेके y तक। y वेरी करेगा, यहां x वेरी कर रहा था 0 to x, यहां y वेरी करेगा 0 to y, और तुम्हारा z भी यहां पर क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो? और अब जब तुम यहां पे आओगे तो क्या होगा, देखो सिर्फ तुम्हारा, अब तुम्हारा x भी फिक्स्ड है, x भी फिक्स्ड है, y भी फिक्स्ड है, z वेरी कर रहा है। तो देखना कितना आसानी से निकलता है। हम उसका एक इलस्ट्रेशन देके बताएंगे। हालांकि 3 डायमेंशन पूछता नहीं कभी, लेकिन जानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात ये समझो। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये तो हमने देख लिया, कंजर्वेटिव था तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे थे हम, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ देखते हैं, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? ये कंजर्वेटिव नहीं आएगा, करके देखते हैं। हम करके देखते हैं, ये कंजर्वेटिव नहीं आएगा। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, पहले आई कैप में लेते हैं, इन दोनों को ढक देते हैं। आया क्या, 0 0 है, ये तो 0 है नहीं, है ना? अब इसको लेते हैं, ये भी 0 है ना? यस सर। अब इसको लेते हैं, क्या 0 है? क्या 0 है? नहीं नहीं है है। एक आएगा 2x, एक आएगा 2xy, एक आएगा 2x, एक आएगा 2y इंटू एक्स, तो नहीं 0 है। इसका मतलब एक भी नॉन जीरो का मतलब है, एक भी नॉन जीरो का मतलब है ये नॉन कंजर्वेटिव। जैसे ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ, अब समझ लो, अब मैं तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ही नहीं सकता हूं इस फोर्स का, और मैं अगर तुमसे वर्क डन पूछना चाह रहा हूं तो अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग आएगा। तो अब तुम यहाँ पाथ बदल नहीं सकते, जो पाथ दिया गया उसी का वर्क डन निकालोगे अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्या था, हम पाथ बदल देते थे, अपनी सहूलियत के अनुसार हम पाथ को बदल देते थे, ठीक है ना? बट यहाँ पर हम पाथ को नहीं बदल सकते हैं। यहाँ हम एक और काम कर सकते थे इस केस में। देखो, हमको 0 0 से 1 1 जाना है, हम इस पाथ को पकड़ लेते हैं। कितना आसानी होगा, देखो कितना आसानी होगा। अरे कहाँ चला गया? हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और काम कर सकते थे। हमको 0 0 से 1 1 जाना है, y इक्वल टू एक्स लाइन ले लो। जैसे तुमने y इक्वल टू एक्स लाइन ले लिया, तुम्हारा dy इक्वल टू हो जाएगा dx। अगर तुमको 0 0 से 1 1 जाना है, तुम कोई पाथ ले सकते हो। तुम स्ट्रेट इस तरह से चले जाओ,
तो अगर तुम y इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, तो तुम इसको ये भी लिख सकते थे डी डब्ल्यू को y dx, यहां पे देखो ये है ना y dx प्लस एक्स डी वाई को तुम लिख सकते थे, तुम y इक्वल टू एक्स पाथ ले लो, तो y को डाल दोगे x और dy को डाल दोगे dx, हो जाएगा। देखो अगर हम y इक्वल टू एक्स पाथ पकड़ लें तो y की जगह क्या डाल देंगे x, और dy कितना हो जाएगा dx, तो सिर्फ x के टर्म में भी निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ एक्स टू एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर होगा ना। तो जीरो जीरो से वन वन जाओगे तो x कहां से कहां गया, जीरो से वन गया तो वन होगा। अच्छा चलो इसको देखो, अब जब तुमको पता चल गया कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो यू शुड, सो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, और तुमको उसी पाथ के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालना हो, क्योंकि दोनों पाथ में अलग अलग, अब यहाँ वन में और टू में वर्क डन सेम नहीं आएगा। अब तुम इसको करोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, तुम इसको कर दो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये होता है डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डी आर होता है डी एक्स आई कैप, तो इसको जब डॉट प्रोडक्ट लोगे फोर्स को तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा। अब तुम क्या करो, कौन से पाथ पे निकालना चाहते हो, y इक्वल टू एक्स पे, तो एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर दो, तुम निकालना चाहते हो इस पाथ पे, कौन से पाथ पे, तुम निकालना चाहते हो वर्क डन इस पाथ पे, तुम वर्क डन इस पाथ पे निकालना चाह रहे हो, इस पाथ पे, तो क्या करो, पहला पाथ वन लो। अब पाथ के बिना तुम वर्क डन नहीं निकाल सकते हो, हर पाथ पे वर्क डन अलग है। वाई पाथ वन में लोगे तो क्या लिखोगे, पाथ वन का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, तो डी डब्ल्यू को सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में डाल दो, डी डब्ल्यू को सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में डाल दो, तो एक्स को रखो, वाई की जगह डाल दो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया एक्स स्क्वायर, डीएक्स एक्स स्क्वायर डी वाई की जगह क्या होगा डीएक्स, हो जाएगा ना। अब ये सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, W इज इक्वल टू या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो तो W हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जहां से जहां पूछा है, 0 0 से 1 1 पूछा है, 0 0 से 1 1 पूछा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 0 से 1 जा रही है, तो इसको 0 डाल दो बाद में और 1 डाल दो पहले, आ जाएगा। और वही तुम अगर पाथ इसको लोगे, किसको लोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ लोगे, तो क्या होगा देखो, अगर तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पाथ लोगे तो क्या होगा देखो, और इसके थ्रू निकालना चाहते हो, देन यू वुड गेट सेकेंड, देन यू वुड गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये पाथ टू के लिए निकाल देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, एफ डॉट डी आर है। अब तुम्हारा ये पाथ टू का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी dy इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x dx होगा ना, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx कितना होगा 2x होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx 2x होगा, तो यहां से dw आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर का मतलब है, y स्क्वायर का मतलब है x टू द पावर 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई का मतलब है 2x dx, है ना, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 dx प्लस 2x क्यूब dx, इंटीग्रेट तो तुम कर ही लोगे, ये सिर्फ एक वेरिएबल में है, यू कैन ऑलवेज डू इट, कर लोगे ना। Yes.
ठीक है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो कई बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज करते हैं। खैर उसको हम बाद में बताएंगे। तो ये हम बता दिए हैं। अब हम कुछ चीजें बता दें जो हमको चेक नहीं करना है। याद रखना, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला, एनी फोर्स any central force is conservative, या ये कह सकते हैं all central forces are conservative. All central forces are conservative. सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है, तो फोर्स या तो इधर लगेगा, हमेशा फोर्स फंक्शन ऑफ आर है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, भले ही फोर्स कोई भी फंक्शन ऑफ आर हो, बट वो प्लस या माइनस आर कैप के डायरेक्शन में होता है। यानी कि फोर्स या तो मतलब अलोंग द पोजीशन वेक्टर होगा, या रिपल्सिव है तो बाहर की तरफ, अट्रैक्टिव है तो भीतर की तरफ। ये कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन ऑफ आर, एनी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, बट डायरेक्शन उसका प्लस आर कैप या माइनस आर कैप होगा। इसका प्रूफ क्या है कि आर क्रॉस एफ 0 होगा, क्योंकि अगर फोर्स और आर कैप पैरेलल है, अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर पैरेलल है, रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। और अगर वो फोर्स इनवर्ड है तो एंगल कितना है, 180 है। दोनों केस में ये 0 होता है। कोई भी फोर्स, सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। अब समझो, अगर ये सेंट्रल फोर्स 1D में है, अगर 1D सेंट्रल फोर्स है, ये इस तरह से होगा, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आई कैप या माइनस आई कैप। अगर ये फोर्स 2D फोर्स है, अगर ये फोर्स 2D फोर्स है, किसी प्लेन में फोर्स है, 2D फोर्स है, तो ये आएगा फंक्शन ऑफ आर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। प्लेन में डिस्टेंस क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। अगर हम किसी प्लेन में हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। कहाँ गाना बज रहा है जी, डांडिया, कोरोना नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये पोजीशन वेक्टर जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। यस सर। और यहाँ आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो आर कैप बता रहे हैं, प्लस माइनस आर कैप। 3D फोर्स अगर होगा, कोई भी फोर्स F, जो कि लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि 3 डायमेंशन में जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो ये होता है। और इसका जो डायरेक्शन होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ना। फिर जब 3D की बात करोगे, 3 डायमेंशन में,
अगर तुम 3 डायमेंशन की बात करोगे तो ये होता है पोजीशन वेक्टर x, y, z। तो डिस्टेंस जो है, हम क्या बताए थे, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, √x² + y² + z²। और जो यूनिट वेक्टर होगा आर कैप में, वो होगा xi कैप + yj कैप + zk कैप बाय √x² + y² + z²। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। क्यों है स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, क्यों है बताओ? ओरिजिन ये है। क्या ये फोर्स, कहीं भी चले जाओ, क्या ये फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है? कितना है, kx। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है बताओ, kx। बट डायरेक्शन क्या है, -i कैप या +i कैप, यही है ना? यस सर। इसलिए कंजर्वेटिव है ये। चाहे ये x, ये देखो स्प्रिंग फोर्स है, ये F = kx है, और ये है x कैप मतलब i कैप, +i कैप या -i कैप। अगर ये x³ भी होता ना तो भी कंजर्वेटिव होता। 1 डायमेंशनल फोर्स, डिस्टेंस क्या होगा उसमें, x। किस पे डिपेंड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा x पे, और डायरेक्शन होगा x कैप या -x कैप। 2 डायमेंशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा डिस्टेंस √x² + y², और उसका जो डायरेक्शन होगा वो या तो पोजीशन वेक्टर, वो होगा xi कैप + yj कैप बाय √x² + y²। विद 3 डायमेंशन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या होता है, F = होता है Gm1m2/r² इंटू -r कैप। -r कैप क्यों? तो अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो ये इनवर्ट एट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पे r जो होता है वो होता है xi कैप + yj कैप, xi कैप + yj कैप + z, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फोर्स है। तो याद रखना, यहां अगर r² है ग्रेविटेशन में, ये कोई भी फंक्शन r का हो सकता है, उससे वो कोई मतलब नहीं। यहाँ r⁵ भी होता, बट यहाँ पे आउटवर्ड या इनवर्ड होता तो भी वो कंजर्वेटिव ही होता। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ r² से वो कोई मतलब नहीं, फंक्शन कोई भी हो r का, बट ये होता r कैप में है, रेडियली आउट होता है, ये कंजर्वेटिव हमेशा होगा। दूसरी बात, कोई भी फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होगा। एनी फोर्स that depends on any force whose magnitude depends on time or velocity is always non-conservative। क्यों भाई? is always non-conservative। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? अब इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा वर्क डन इस पे डिपेंड करेगा, तुमने कितने टाइम में या कितने वेलोसिटी से उस टास्क को किया। तुमको यहां से यहां जाना है, तुम ज्यादा स्पीड में लेके गए तो वर्क डन अलग होगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी पे है ना। ज्यादा वेलोसिटी से लेके जाओगे तो फोर्स अलग होगा। टाइम ज्यादा और कम वेलोसिटी ले जाओगे तो उसमें वर्क फोर्स अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन अगर तुम ज्यादा वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो फोर्स अलग है, कम वेलोसिटी और फोर्स अलग है, तो वर्क डन अलग अलग आएगा। और अगर तुम इसको धीरे ले जा रहे हो, ये टाइम पे का फंक्शन, धीरे ले जा रहे हो, ज्यादा टाइम लगा रहे हो या कम टाइम लगा रहे हो, तो दोनों वर्क डन अलग लगाएगा। तो याद रख, कोई भी फंक्शन जो इस पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है।